हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास हमारा भारत 4 अध्याय नंबर 9 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन यार इसमें अलग ही मजा आएगा क्योंकि भाई अपने एरिया की बात कर रखी है इसमें तो, है ना। चलो देखते हैं इस वाले चैप्टर में मज़ा क्यों आने वाला है, क्योंकि देखो सब हरियाणा से भाई, सबको हरियाणवी भी आती है, हिंदी भी आती है ना। वैसे मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीच में हरियाणवी भी फेंक देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो अभी ये वाला जो चैप्टर है आपका, इस वाले चैप्टर के अंदर जो है ना हमें पूरा टोटली जो डिटेल है वो मिलेगी सिर्फ हरियाणा को लेके। मतलब अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं, पहले मैं एक रिकैप दूंगा, उसके बाद में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। पहले काम की है जो आप ही के काम किया है, मेरे काम कुछ नहीं आना यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने जो है ना कंप्लीट बुक का सोल्यूशन आपको बना के दे दिया है, जिसके अंदर नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ें आपके लिए लिख भी दी हैं और साथ में वीडियोज़ भी बना दी हैं। तो प्लेलिस्ट जो है वीडियोज़ की वाली वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और साथ में जो है ना जो लिखा हुआ है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com। और जो हरियाणा के स्टूडेंट है ना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, क्योंकि एक तो देखो सब कुछ फ्री है यहाँ पे, कोई लॉगिन वोगिन कुछ नहीं करना भाई। मतलब जैसे होता है ना, अब एक्सपेक्टेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट में मिलेंगी। अगर आपको नहीं मज़ा आता भाई, कुछ और भी एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। बट इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट, जितना हम कर पा रहे हैं यार, एक ही बंदा कितना करेगा, समझ सकते हो आप तो। लेकिन हाँ, जो भी है हरियाणा बोर्ड के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, पेपर्स के एनालिसिस, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपरों में आए हुए हैं ऑलरेडी, तो वो क्वेश्चन उनके बेसिस पे MCQ जो एग्जाम में ही पूछे हैं, ऐसे अपने पास से कुछ नहीं भरा भाई, सारा पेपरों में से उठा उठा के भरा है। टाइम लगा है लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा। भले ही चैप्टर में 5-7 MCQ मिले, इस वाली बुक में से मिलेंगे आपको 20-30 MCQ मिल जाएंगे एवरेजली। तो ये इसमें ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि भाई पेपर हुआ ही नहीं अभी तक। पेपर होगा तो उसके बाद ही तो MCQ बता पाएंगे ना। जो जो जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे हम उनको लिखते जाएंगे, बाकायदा अपडेट होते जाएंगे वो सारे आर्टिकल्स, और वहाँ पे लिख देंगे ये इस साल आया है, ये इस साल आया। तो बाद में जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो वेबसाइट पर विजिट करके जरूर से देख लेना। फिलहाल यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, बिल्कुल डिटेल वाली, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। लेकिन हाँ, समरी टाइप की भाई अगर पेपर आपका आसपास है तो समरी टाइप की वीडियो देख लेना, उससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो देख लेना, क्योंकि मेजर जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब इस वाले चैप्टर में मिलेगा क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। देखो हरियाणा सबको पता है कहाँ है भाई, आप उसी में रह रहे हो तभी आपको ये किताब पढ़नी पड़ रही है ना। अब ये जो हरियाणा है, यहाँ के अंदर जो है, इस राज्य के अंदर आखिर क्या क्या बवाल मचा है वो हमें जानने को मिलेगा। यानी कि हमने पहले तो स्टार्टिंग से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो है आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। शुरुआती आंदोलनों मतलब सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, 1857 का आंदोलन सबको पता है ना। 1857 की महान क्रांति। अब ये जो क्रांति हुई थी ये अकेला जो है कोई पार्टिकुलर एक राज्य में नहीं लड़ी गई थी, पूरे देश का बवाल था। तो ये बवाल हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे जिलों के अंदर फैला हुआ था, और मेन जिलों की हम यहाँ पे बात भी करेंगे कि वहाँ पे जो बवाल मचा 1857 की क्रांति के दौरान वो कैसे मचा। उसके अलावा जो है स्त्रियों का क्या योगदान रहा भाई, मतलब हरियाणा ने क्या करा अपने देश की आज़ादी के लिए। सारे डिस्ट्रिक्टों ने अपना अपना बक दिया है, हम भी बक लेते हैं अपने वाले का कि भाई क्या क्या करा है हम लोगों ने, अपनी गुणगान कर ही लेते हैं खुद अपने मुँह से। चलो शुरू करते हैं। भारतवर्ष के इतिहास, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 10 मई एक स्मरणीय दिवस है। कौन सा दिन है, 10 मई की तारीख। अब ये 10 मई क्या है, क्या हुआ था इस 10 मई को, चलो जानते हैं। इस दिन अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर करने के संग्राम का सूत्रपात हुआ था। यानी कि वही युद्ध, वही लड़ाई जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए। यार ऐसा कौन सा हो गया भाई, अरे यार 1857 की क्रांति हुई थी यार, और कुछ नहीं। तो ये जो क्रांति हुई थी ये हुई थी 10 मई को। ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी। अब भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत करने और उससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए जो क्रांति हुई उसका आरंभ हरियाणा के अंबाला से हुआ था। यानी कि जो क्रांति थी, इतनी महान क्रांति, उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, अंबाला से हुई थी। याद रखना, अंबाला के अंदर से ये शुरुआत हुई थी। हरियाणा भारत का छोटा लेकिन समृद्ध प्रदेश है। भारत के इतिहास में इसका हमेशा से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रदेश में भारतीय संस्कृति का ताना बाना बुना गया एवं वैदिक ऋचाओं, स्मृतियों एवं पुराणों का उद्घोष यहाँ पे किया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हैं। श्री कृष्ण ने जो गीता लिखी, सबको पता है कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था ना बहुत बड़ा, महाभारत का। तो श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश भी यहीं पे दिया। यहाँ प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन जैसे पराक्रमी शासक, बाणभट्ट सरीखे महाकवि भी हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में तो यहाँ के लोगों की भूमिका
अमूल्य रही है। किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी कोई भी हो, सभी वर्गों ने जो है राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था उसके दौरान क्या हुआ, चलो जानते हैं। 1803 की बात है भाई। 1803 में दौलत राव सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि करके, अब ये जो गांव है कोई मुझे नहीं पता कहाँ पे है, आई डोंट नो, जो भी है यहाँ पे ये कोई गांव था, इससे संधि करके हरियाणा के क्षेत्र को कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। प्रशासनिक सुविधा होती है मतलब शासन करने में आसानी हो, तो क्योंकि हरियाणा का आपको पता है ना 1803 में हरियाणा नहीं होता था, है ना, ये तो विभाजन हुआ था बाद में, पंजाब से अलग किया गया था हरियाणा को, पहले पंजाब ही था ये टोटल, तो हरियाणा अभी हरियाणा है यार, क्या करे। तो यहाँ पे इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो सीधे नियंत्रण का क्षेत्र जैसे पानीपत, सोनीपत, पालमपुर, नूहू, हतीन, सोहा, पलवल और रेवाड़ी, मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा था यार, बेसिकली जो दिल्ली से लगता सा हिस्सा है, तो वो वाला हिस्से को अलग कर लिया गया था और बाकी को अलग। इस क्षेत्र को रेजिडेंट के नियंत्रण में रखा गया और डिवीजन में विभाजित किया गया। दूसरा बचा हुआ क्षेत्र उन सामंतों सरदारों को दिया गया जिन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। एक बड़ी सी लड़ाई हुई थी जिसमें मराठों को पेल दिया, बाद में बेचारों का पोपट काट दिया मराठों का। तो उस युद्ध में जो है उसमें जिस राजा ने जो है सहायता दी उनको, अंग्रेजों को, तो उसको जो है वहाँ पे ज़मीन दी गई थी। राव तेज सिंह को रेवाड़ी का शेष भाग, अहमद बख्श को रोहतक व हिसार, हाँसी की बेगम समरू को करनाल, गुड़गांव के कुछ गांव, अहमद बख्श को लाहौर व फिरोजपुर झिरका का क्षेत्र, मुफ्ती अली खां को पलवल का शेष भाग, पुराने शासकों को बल्लभगढ़, जींद, थानेसर आदि क्षेत्र दिए गए। और ये इतने सारे नाम हैं भाई, किसी को याद नहीं रहेंगे, ना तुमको ना मेरे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नई प्रशासनिक व्यवस्था ने हमारी प्रजातंत्रीय एवं स्वावलंबी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और यहाँ की जनता का खूब आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक शोषण किया। अब हरियाणा के लोग, चाहे वे किसान हो, रियासत के मालिक, सभी जो है अंग्रेजी कंपनी से असंतुष्ट हो गए। देखो भाई, हरियाणा वाले वैसे ही जो है खपिटर पड़ते हैं, तो इन लोगों को जो है ना, किसी को पूरे देश में किसी को समझ नहीं आ रहा था ये अंग्रेज क्या बवाल लेके आए हैं। तो इन लोगों ने जो है इनको खुश नहीं, मज़ा नहीं आ रहा भाई, तुम क्या ही शासन करोगे, तारे बस की बात नहीं है। तो ये जो है असंतुष्ट हो गए थे और बाद में उसी के चलते विद्रोह हुआ था। इसीलिए लोगों ने क्या करा, कंपनी शासन के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। हरियाणा के विभिन्न भागों में जैसे कि अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल में राजपूतों, सैनिकों, सिखों ने, रोहतक के में जाटों ने और रांगड़ो, ये कौन सी जगह भाई, रांगड़ो, अच्छा ये कोई जाति होगी, मुझे नहीं पता, इसके बारे में सुना नहीं कभी। तो रांगड़ों ने एवं गुड़गांव में मेवो, अहीरो और गुजरों ने, और हिसार में भट्टियों, रांगड़ों व बिश्नोइयों ने सशस्त्र संघर्ष किए। इस संघर्ष को दबाने के लिए सैनिक बल का प्रयोग किया गया। सैकड़ों निर्दोषों की हत्याएं कर दी गई और संघर्ष को दबा दिया गया। वही अंग्रेजों की नीति थी भाई, मार डालो या तो चुपचाप बैठे रहो या फिर ठोक डालो सबको। जनता पर अब और भी अधिक आर्थिक शोषण का बोझ लाद दिया गया था। फिर भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने कभी भी अंग्रेजों को अपने शासक के रूप में स्वीकार नहीं करा कि तुम जो है हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये देखो तुम, ये महान क्रांति और ये मचा रखा है यहाँ पे बवाल। अंग्रेजों का पता नहीं, मनुष्यों का मतलब हरियाणा वालों का पता, कौन कहाँ क्या मचा रखा है पता नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे जो है ना अलग अलग जिले आएंगे तो उनके बारे में बता रखा है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से रैंडमली किसी का भी पूछ सकते हैं। बाकी जो है ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन इस हिसाब से जो है बनाए जा सकते हैं, इस हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं। वो भी देख लिया करो यार, तुम देखते नहीं हो, आधी वीडियो देखते हो आधी नहीं देखते, सारी देखोगे तो अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे बुक को। अब यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की क्या भूमिका रहती है। 1857 की महान क्रांति में योगदान। 1803 से 56 तक अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक व धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप और जानलेवा आर्थिक शोषण के कारण यहाँ की जनता में गहरा असंतोष पैदा हुआ। एक तो अंग्रेजों ने वैसे भी इन्होंने परेशान कर रखा था लोगों पे, कर्जे वर्जे पता नहीं क्या क्या ठोक डाला। उसके अलावा जो है इनके सामाजिक धार्मिक जो जीवन चल रहा था, नॉर्मल जो धर्म के रिगार्डिंग जो भी मान्यताएं थी उनमें टांग अड़ानी शुरू कर दी अंग्रेजों ने लोगों के जीवन के प्रत्येक पक्ष में असीमित हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता के मन में उनके प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। इस क्रांति में साधारण जनता से लेकर सैनिक और रियासतों के शासकों सहित सभी ने भाग लिया था। रेवाड़ी के राव तुल्लाराम, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह आदि प्रमुख शासक थे जिन्होंने क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व किया था। क्रांति की ज्वाला अम्बाला, रेवाड़ी, गुड़गांव, हस्सी, रोनात, ये कौन सा आ गया भाई,
ये कौन सी जगह है, आई डोंट नो। रोहतक, हिसार, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़, यानी ऑलमोस्ट सभी जिलों में से जो है ये फैला हुआ था। बवाल आदि स्थानों पर पूरी तरह से धधकती रही। यहाँ की जनता ने निरंतर फिरंगियों से लोहा लिया। अब ये फिरंगी तो समझते हो ना, अंग्रेजों की बात हो रही है, फिरंगी कहते थे उनको। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ दमन चक्कर चलाया। दमन चक्कर होता है जो फालतू बोल रहा है मार डाल, फालतू नहीं बोलने देने का किसी को भी, तो वो चक्कर चला दिया था यहाँ पे। हजारों निर्दोष लोगों को जेलों में डालकर उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई। बदले की भावना से अनेक गांवों को जला दिया गया, संपत्तियां जब्त कर ली गई। हरियाणा वासियों को क्रांति में भाग लेने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। केवल आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रोहतक में से 169, गुड़गांव में 228 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। कई गाँव को जला दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ गरीबी और अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया। वैसे अंग्रेजों के टाइम में अमीरी तो कहीं आई ही नहीं है, वो तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ भी लिया है ना, कौन सी जो राज्य थे वो अमीर हो रखे थे। फिर भी यह क्रांति हरियाणा के निवासियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुई। 1857 में अंबाला, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार जिलों में आज़ादी के दीवानों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ अपना संघर्ष गाँव-गाँव तक जारी रखा। इसकी लंबी दास्तां है, अब लंबी है भाई कि कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे फिर भी आपको, है ना, क्योंकि बुक वालों का तो काम ही यही है। गांव गांव में हुए अनेक घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। साहस, त्याग और बलिदान की है लंबी गाथा है, और इस लंबी गाथा को हम शॉर्ट में समझाते हैं। भाई इतनी लंबी में आप भी पक जाओगे ना, कहानी समझते हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग क्रांतियों की। पहली है अम्बाड़ा की क्रांति। अब अम्बाड़ा में तो शुरू हुई थी ना ये क्रांति, तो यह हरियाणा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस क्रांति की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। मेरठ में यह क्रांति की ज्वाला भड़कने से 9 घंटे पहले अम्बाड़ा में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने वाली फौज में प्रमुख रूप से 60वीं और 5वीं देसी पलटनें थी, परंतु इनका विद्रोह को दबा दिया गया। अम्बाड़ा में विद्रोह की विफलता का कारण श्याम सिंह नामक एक सैनिक था, जिसने अंग्रेजों को सारी खबर पूर दी। भाई उड़ जाकर सारी बकवास काटा है जो बेरा था उनने अखनू ठोकने अंग्रेज पहले बेरा लाग लिया उनने, तो यो पंगा हो गया इसमें। तो अब जो है अंग्रेज अधिकारी पहले से ही तैयार थे, भाई बेरा लग रहा उन्हें तो बतावेंगे मैं। तो अब इस तरह जो है हरियाणा में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। अब एक बार जो है ना क्या होता है कि अगर एक बार जो है बवाल मच गया, शुरुआत हो गई, पर लोग डरे बैठे हैं, गुस्सा भी है लेकिन डरे बैठे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि भाई मैं क्यों पंगा लूं, कोई और ठोक लेगा। यही सोचते सोचते लोग अगर कहीं ठुक गया, कोई मामला भड़क गया है, तो फिर मजे लेने पहुंच जाएंगे सारे के सारे। वही हुआ, शुरुआत हो गई थी यहाँ से क्रांति की, अम्बाड़ा से। वही क्रांति बाद में पूरे भारत में फैल गई। गुड़गांव, बल्लभगढ़ में क्रांति, क्योंकि यार पूरा देश परेशान था ना। अब हरियाणा वालों की सोच अकेलों की अलग थोड़ी ना थी, सबकी ऐसी सोच हो रखी थी। 13 मई को 300 सैनिक गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए बढ़ चले। गुड़गांव के कलेक्टर मजिस्ट्रेट फोर्ड ने इन क्रांतिकारियों को रोकने का असफल प्रयास किया। असफल क्यों? क्योंकि रोक ही नहीं पाया। 14 मई को क्रांतिकारियों ने गुड़गांव के कलेक्टर ऑफिस पर हमला कर दिया। फोर्ड गुड़गांव छोड़कर भोड़सी होते हुए मथुरा की तरफ भाग गया। क्रांतिकारियों को वहां के खजाने से 7,80,000 रुपये हाथ लगे। उस टाइम पे देखो भाई 1857 में 7 लाख रुपए कितने होते होंगे, मतलब आज के टाइम पे भी है कुछ, कह सकते हो कि भाई है कुछ पैसा है तू, लेकिन पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा थे। अब इससे आप अंदाज़ा ला सकते हो, आपको आइडिया देता हूँ मैं, तब आपको समझ आएगा ये कितना था, है ना। ऐसे तो आपको समझ आता नहीं है। देखो आज के टाइम में हमें अगर गेहूं लेना है 20 रुपये किलो, अब गेहूं सब खाते हैं, सबको पता है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आपको गेहूं लेना है 20 रुपये किलो मिलता है। उस टाइम पे 20 केजी बोल रहा हूँ, 20 रुपीज़ है, ठीक है, 20 रुपये किलो है यार। अब उस टाइम पे जो है ना, ये देख लो तुम, 1 क्विंटल गेहूं भी 20 रुपये में नहीं बिकता था। ये किलो है, वो उस टाइम पे क्विंटल, यानी कि 100 किलो भी जो है 20 रुपये में नहीं आता था, वो भी यही कोई 6-8 रुपये में, वो भी लगभग 1900 की बात है जब ये आता था, ठीक है। उस टाइम पे आता था लगभग 6-7 रुपये में क्विंटल गेहूं बिकता था। लेकिन भाई अब के टाइम पे देखो तुम, अब के टाइम पे तो कितना महंगा है, लेकिन 1900 से भी पहले 1857 के टाइम पे कितना सस्ता रहा होगा गेहूं, मतलब जो पैसा था वो कितना मजबूत था, और भाई कितने सस्ते में सामान आता था। उस टाइम पे इनको 7,80,000 रुपये मिल गए थे वहाँ पे, तो समझ लो बहुत बड़ी रकम थी। जैसे आज के टाइम पे मान लो तुमको 20 करोड़ रुपए मिल जाए, तो वही बात हो गई, ये इतने से ही है। गुड़गांव के पास स्थित बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया, परंतु धोखे से अंग्रेजों ने संधि के बहाने उन्हें गिरफ्तार करके 9 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुना दी थी। तो ये हुआ था गुड़गांव बल्लभगढ़ की क्रांति में। ये उनका फोटो है राजा नाहर सिंह का, और ये 1857 की क्रांति में भाग लेने पर दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम फांसी पर उनको लटका दिया गया था।
अब आगे बढ़ते हैं, हाँसी में क्रांति कैसे हुई थी, हाँसी की क्रांति भी देखते हैं। 1857 में क्रांति के समय हाँसी छावनी में अंग्रेजों की हरियाणा लाइट इन्फेंट्री की 2 कंपनियां, चौथी इरेगुलर कैवलरी के 900 सवार, दादरी कैवलरी के 800 सवार तैनात थे। 15 मई को चौथी इरेगुलर कैवलरी के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया, विद्रोह कर दिया उन्होंने, बाकी दिल्ली की ओर चल पड़े। इसके 14 दिन बाद शेष सैनिकों ने भी बगावत कर दी, जो बचे खुचे थे वो भी आ गए, भाई हम भी तुम्हारी गैंग में शामिल हो रहे हैं। हाँसी क्षेत्र के रांगड़ नौजवान सैनिक थे, जिनमें पुट्ठी गांव के मंगल खान और उनके सहयोगी केदे खां ने सबसे पहले बगावत का बिगुल बजाया। इसी फौजी क्षेत्र में आजकल कोर्ट, तहसील, विश्राम गृह, गांधी कॉलोनी भी बनी हुई है। आजकल की बात है, अब मेरे को नहीं पता, तुम बताओ अगर तुम कोई है वहाँ से हाँसी से तो तुम बताओ भाई ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, या ऐसे ही किताब में पोपट काट रहे हैं तुम लोगों का। तो जो हाँसी से वो बताओ कि यहाँ पे कोर्ट, तहसील, विश्राम गृह और गांधी कॉलोनी बनी हुई है कि नहीं। तो हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सूबेदार गुरु बख्श सिंह ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों के आवाज़ दफ्तर जला दिए गए और संपत्ति लूट ली गई, परंतु अंग्रेजी फौज को अंग्रेज परस्त देशी रियासत बीकानेर के राजा से 1100 घुड़सवार सैनिक मिलने से स्थिति पलट गई। मामला गड़बड़ा गया यार। यहाँ पे आते ही हाँसी के आसपास के गांव जमालपुर, हाजिमपुर, भाटल, अलीपुर और मंगाली के क्रांतिकारियों को हाँसी लाकर मुख्य बाजार में पत्थर की गिरडी के नीचे कुचलवा दिया गया। गिरडी समझते हो ना, पत्थर की गिरडी क्या होती है, आजकल भी यूज करते हैं शायद तुम लोगों की साइड में, तुम्हारे एरिया में करते होंगे, हमारे एरिया में तो कम हो गई है, अभी पानीपत का हूँ मैं। एक पत्थर होता है, मतलब ऐसे ट्रैक्टर पे लगाते हैं ना, एक गोल सा पत्थर, ऐसे गोल सा काफ़ी भारी सा पत्थर होता है, खेत को लेवल करने में, दबाने में कुछ काम आता है वो, तो उसको गिरडी कहते हैं हरियाणवी में। तो वो गिरडी उसके नीचे जो है मनुष्यों को डाल के और ऐसे कुचलवा दिया गया था, जिस कारण यह सड़क आज भी लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। क्या कहते हैं उसको, हम लाल सड़क के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे मनुष्यों को उस गिरडी से कुचलवा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, रोहनाथ में क्रांति क्या हुई थी। अब गाँव रोहनाथ हाँसी, अच्छा हाँसी में ही पड़ता है ये भी, तो गाँव रोहनाथ हाँसी से 8 मील दक्षिण की ओर आबाद है। अंग्रेज सैनिकों ने 800 घुड़सवार और 4 तोपें लेकर तोशाम पर हमला कर दिया। उसके बाद रोहनाथ गांव पर अंग्रेजी सेना और बीकानेर के सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया, जिसका गांव के देशभक्त क्रांतिकारियों ने जेड़ी, बल्लम, गंडासे, अब भाई गांव में तो यहीं मिलेंगे था हमने, जेड़ी जूड़ी ठहरा, लड़ाई मची होंगी, देखे होंगे, तो वह चीज़ ठहरे जो मिली उनने, तो ये जेड़ी, बल्लम, ये बल्लम का मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन गंडासे आदि हथियारों से डटकर मुकाबला करा। अब देखो अंग्रेजों के पास क्या थी, सेना थी, घुड़सवार और 4 तोप थी, और ये हरियाणा वालों के पास देखो क्या क्या उठा के बैठे हैं, जो मिल रहा था भाई ठोकना, बस मारना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। इससे क्रांतिकारियों की जीत हो गई। देखो इसमें, इस युद्ध में, जो भी छुटकू सा युद्ध था, इसमें क्रांतिकारी जीत गए, लेकिन सितंबर के आखिरी दिनों में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होने लगी। अंग्रेजों ने तोपों के साथ गांव रोहनाथ पर हमला कर दिया। अब तोप के सामने कौन नहीं टिकेगा भाई, बहुत से हिस्सों को जला दिया गया, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी शहीद हो गए। मंगल खां व बिरड़दास बैरागी को तोप से उड़ा दिया गया, व रूपा खाती को मार डाला गया। अन्य साथियों को हाँसी से ले जाकर पत्थर की गिरडी के नीचे कुचल दिया गया। भाई मतलब बेरहम वाली मौत दे रहे थे लोगों को ये। तो हिसार में क्रांति कैसे हुई थी, देखो छोटा छोटा मिल रहा है ना हमको, ज़्यादा डिटेल नहीं मिल रही कहीं के भी, भाई ऐसे गम नहीं मनाते, कोई बात नहीं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। हिसार में क्रांति कैसे हुई है, हिसार की देखते हैं। हाँसी में विद्रोह की ज्वाला सुलगने से 3 घंटे बाद हिसार जिले के मुख्यालय में भी विद्रोह भड़क उठा। तब हिसार जिले के जिलाधीश डिप्टी कमिश्नर मिस्टर बैडबर्न को अब उनके परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। विद्रोहियों ने हिसार के खजाने से 1,70,000 रुपये अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी कमज़ोर रकम नहीं थी भाई, जितना मिला उतना उठा के ले लिया, वो भी कब्जे में। इस विद्रोह की आग में हाँसी और हिसार में कुल 23 अंग्रेज अफसरों का वध कर दिया गया। अब उनका वध और यहाँ वालों की हत्या। चलो, हाजमपुर, जमालपुर, भाटोल, रंगड़ान आदि जो है गांव, ये गांव है कोई, तो उनके गांव के लोगों ने अपने स्वदेशी हथियारों के साथ हमला किया और किले में 11 अंग्रेज अफसरों को मार डाला। जो भी हथियार थे तुमको पता लग गया है यहाँ पे हथियार क्या क्या थे, जेली, गंडस्से वंडस्से उठाए फिरेंगे सारे को। तो सिरसा में क्रांति कैसे हुई, सिरसा की भी देख लेते हैं। 11 मई को यह महान क्रांति दिल्ली से गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, महम, हाँसी, भिवानी, हिसार होते हुए अगले दिन दोपहर को 2 बजे सिरसा पहुंच गई। अब ये क्रांति आप सोच रहे हो यार ऐसे कैसे चल रही है, मतलब क्या हो रहा था, पहले के टाइम पे ऐसे तो था नहीं,
कि भाई दिल्ली में क्रांति हुई है, फ़ोन मिला के कह दिया कि ओ भाई क्रांति होली थारी, चलो बवाल मचा दो, ऐसा तो था नहीं। तो पता लगा वहाँ से थोड़ी दूर आगे पता लग रहा है, आगे आगे पता लगता जा रहा है क्रांति होती जा रही है, तो वो सीन था। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी क्रांति शुरू हो चुकी थी, 2 बजे सिरसा पहुँच गई थी। क्रांति की लहर से विभूषित हरियाणा लाइट पलटन और 14 नंबर की टुकड़ी ने सिरसा नगर में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। रानियों के भट्टी नवाब नूर समद खां ने अपने चाचा गुलाम अली खां के साथ 4000 भट्टी सैनिकों को लेकर सिरसा पर कब्जा कर लिया और उनको अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया, खुद ही जाके गवर्नर बन गया। और भट्टी सैनिक समझते हो ना, जो भट्टियों में काम करते हैं सैनिक मजदूर वगैरह, तो उनको लेके जो है इन्होंने हमला करा था। भट्टी नवाब नूर समद खां रानियों का कुल 3 सप्ताह तक सिरसा पर अधिकार रहा। चीफ कमिश्नर सर जोन्स लॉरेंस के आदेश पर 8 जून 1857 को फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वान कोर्टलैंड ने 550 गोरे फौजी और 2 तोप, मतलब 550 लोग भेज दिए अंग्रेजों ने, और 2 तोपों के साथ इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। फिरोजपुर में मलोट ओढ़ाम के मार्ग पर 17 जून को नवाब नूर समद खां अपने चाचा के साथ 4000 सैनिकों को साथ लेकर वान कोर्टलैंड का सामना करने आ डटे। अब ये देखो, अंग्रेज कितने थे? 550। इनके पास कितने थे? 4000 लोग। उनके पास सिर्फ 2 तोप थी। आसपास के गांव वाले भी आ जुटे, डट कर मुकाबला किया, लेकिन तोप के सामने बेचारे हार माननी पड़ गई, क्योंकि तोप तो भाई अब एक खड़ा हो चाहे 10 खड़े हो, मरेंगे सारे। तो तोप का तो ये हाल था। 530 सैनिक गंवाकर नवाब लुधियाना की ओर भाग गया। भाई इतने मर गए, अब सारों को थोड़ी ना मरवाना है। बाद में पकड़े जाने पर उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। रेवाड़ी में क्रांति कैसे हुई, रेवाड़ी का जान लेते हैं। राव तुलाराम दूरदृष्टि रखने वाला एक जनरल था। उसने पटौदी की इस छोटी सी टक्कर से सावर्स की सेना की ताकत का अंदाजा लगा लिया। उन्हें अच्छी तरह यह बात समझ आ गई थी कि रामपुरा के कच्चे किले में सावर्स की टक्कर लेने का अर्थ है बिना सावर्स की सेना को हानि पहुंचाए अपने को पूरी तरह खत्म करना। सावर्स के रेवाड़ी पहुंचने से पहले ही राव तुलाराम ने 5 अक्टूबर 1857 को किला खाली कर दिया। कप्तान हडसन राव तुलाराम की मिलिट्री तैयारी से बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी पत्नी को ये पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा हुआ था, ये यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ेंगे इसको भी, एक यहाँ पे साइड में पढ़ लेते थोड़ा सा। राव तुलाराम 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने पर भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में दिनांक 23 सितंबर 2001 को डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट, ये डाक टिकट का फोटो है, तो ये ऐसा कुछ टिकट जारी करा गया था इनकी याद में, राव तुलाराम की। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा आने के चांसेस है रेवाड़ी वाले के। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक पत्र लिखा था अपनी पत्नी को, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? वह बड़ा ही चतुर व्यक्ति था। यदि उसने मुस्तैदी से काम लिया होता तो इस क्षेत्र में हमारी ताकत को समाप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति होता। उसकी व्यापी तैयारी थी और सैनिक साजो सामान, तोप गाड़ी और बारूद और सभी प्रकार का सामान तैयार करने के लिए एक बड़ी वर्कशॉप थी। उसने पहले से ही बहुत तैयारी कर रखी थी। 1-2 महीने में ही उसकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती कि आसपास के सब इलाकों पर उसका कब्जा हो जाता और पटियाला जींद जैसा बड़ा राज स्थापित कर लेता। राव तुलाराम पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सहायता के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, परंतु अफगानिस्तान तक ही पहुंच पाए और काबुल में 23 सितंबर 1863 को उनका देहांत हो गया। इसके बलिदान के कारण ही रेवाड़ी को वीर भूमि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम रेवाड़ी को? वीर भूमि, वीरों की भूमि है रेवाड़ी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नसीबपुर का युद्ध। नसीबपुर कहाँ है भाई? ये नसीबपुर, यहाँ पे नक्शा दे रखा है हर जगह को पहचानने के लिए, कहाँ कहाँ क्या हुआ था। ये रहा नसीबपुर हमारा। तो ये देखो आप, यहाँ पे थोड़ी सी क्रांति देखो, क्रांति यहाँ से बवाल मचा, फिर यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ फैला। अब इधर से जो बवाल था यहाँ से फैलना शुरू हुआ था, इधर वाले एरिया से धीरे धीरे फैलता हुआ इधर तक और इधर तक फैल गया था फिर ये। तो चलो देखते हैं यहाँ पे नसीबपुर का युद्ध। यह युद्ध 1857 की क्रांति में हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। ब्रिगेडियर जनरल सावर्स के आक्रमण के समय रेवाड़ी के राव तुलाराम, उसके चाचा राव किशन सिंह और भाई राव गोपाल देव, झज्जर के जनरल अब्दूस समद खां और भट्टू खलां के मोहम्मद आजम सुरक्षित स्थानों की तरफ चले गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ नसीबपुर में राव तुलाराम की सेना का नेतृत्व राव किशन सिंह कर रहे थे, जिनके साथ उनके छोटे भाई राव रामलाल भी थे।
क्रांतिकारी सेना नारनौल शहर के बीच एक मजबूत और विशाल सराय में एकत्रित थी। उनकी संख्या लगभग 5000 थी, जिसमें 4000 पैदल सेना और 1000 घुड़सवार सैनिक थे। उनके पास आधा दर्जन मध्यम श्रेणी की बंदूकें भी शामिल थी। तोपखाना बहुत कमज़ोर सा था, इसीलिए वे पैदल सेना और घुड़सवार सेना पर ही आश्रित थे। नसीबपुर में कर्नल जेरार्ड कुछ दूर अपनी सेना के पुनर्गठन के लिए रुका। सेना ने अपना भोजन और सूर्यपान किया, तभी उन्हें एक ढलान के पार धूल के बादल उड़ते दिखाई दिए। यह राव किशन सिंह की सेना का हमला था। अब अंग्रेज को पेलेंगे भाई, यहाँ पे तो गंदे वाला लग रहा है मेरे को। यह सचमुच सेना की एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं की और अपना धैर्य खो दिया। मालेसन कहता है कि सचमुच में उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। यदि उन्होंने अपना धैर्य रखा होता और आक्रमण की प्रतीक्षा की होती तो जेरार्ड की स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर होती। हालांकि जेरार्ड भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु साथ के साथ राव किशन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। दुश्मन ने उनकी गर्दन पर तलवार से वार किया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। आज भी कवाली गांव में उनकी याद में जय बाबा राव जी की छतरी बनी हुई है। तो ये हुआ था, मतलब अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते तो ये मतलब बिना मरे भी युद्ध जीत सकते थे। युद्ध तो जीत लिया, लेकिन भाई जान गंवा दी। चलो अगला देखते हैं, राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं विकास। 19वीं शताब्दी में हरियाणा में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। इन सुधार आंदोलनों में एक नई जागृति आई, जिसमें लोगों की शिक्षा और साहित्य में रुचि बढ़ने लगी और राष्ट्रीय भावना और अधिक प्रगाढ़ होने लगी। ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे आर्य समाज, सनातन धर्म आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन आदि। इन संगठनों के उद्देश्य निम्नलिखित थे। इन संगठन मतलब ऐसे पूछेंगे आपसे कि राष्ट्रीय चेतना के जो संगठन थे उनके उद्देश्य क्या क्या थे, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं आपसे। 5 उद्देश्य थे। अंधविश्वास एवं आडंबरों से दूर रहना तथा जाति प्रथा का विरोध करना, शिक्षा एवं प्राचीन संस्कृति का उत्थान करना, आपसी प्रेम की भावना का विकास करना, विदेशी शोषणकारी हुकूमत का सामना करने की भावना चेतना उत्पन्न करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं, इन संगठनों के विचारों से हरियाणा वासियों में स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता तथा लोकतंत्र जैसे नए विचारों का बौद्धिक आधार तैयार किया गया तथा आत्मविश्वास की भावना को बल दिया गया। इन संगठनों के द्वारा ही भ्रष्ट अंग्रेजी शासन के कारनामों की सही तस्वीर जनता के सामने रखी। देश हित के लिए त्याग और बलिदान की भावना पैदा की गई। परिणाम स्वरूप हरियाणा के लोग नए उत्साह के साथ संगठित होकर स्वतंत्रता के आंदोलन में और अधिक सक्रिय हो गए और यथासंभव अपना योगदान दिया। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं जैसे लाला लाजपत राय, इनका तो पता है। देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई हरियाणा वालों ने क्या करा, जो हरियाणा के लोग थे, हरियाणा के शासक थे, उन्होंने क्या बवाल मचाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बाहरी नेता थे, मतलब लेकिन वो उनका दबदबा पूरे देश में फैला हुआ था। तो उन लोगों ने क्या करा, जैसे लाला लाजपत राय आए, चंदूलाल, रामजी लाल आदि ने राष्ट्रहित में काम किए। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हजारों व्यक्ति जेल भी गए, यातनाएं भी झेली, मगर वो पीछे नहीं हटे। तो ऐसे ही लोगों के बारे में भी जानकारी हमको यहाँ पे मिलने वाली है। अब जैसे गांधी ने चलाए थे बहुत सारे आंदोलन, रोल टैक्स का विरोध करा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन करा था, सत्याग्रह करा था, बहुत सारे करे थे ना। तो उनमें भी हरियाणा वालों ने कुछ ना कुछ तो करा ही होगा भाई, इतना पूरे देश में बवाल था वो तो उसके बारे में भी जानने को मिलेगा इसी चैप्टर में। उदारवादी एवं राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान। नई चेतना के परिणाम स्वरूप हरियाणा में एक नया राष्ट्रीय वर्ग बनने लगा और यह राष्ट्रीय वर्ग स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन की धाराओं से जोड़कर देखने लगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, ये तो सबको ही पता है ना। तो लाला मुरलीधर ने अम्बाला में, लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित कर दी। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा की अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को बड़े स्तर पर उजागर किया गया। 1905 तक उदारवादियों का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से काम चलता रहा, लेकिन 1905 में हो गया बहुत बड़ा कांड। वो तो सबको पता लग गया था कि भाई 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े कर रहे थे, अब इसको लेके भी कुछ बवाल मचेगा। 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया, तब इस जनसमूह की राष्ट्रवादी लहर ने नया मोड़ ले लिया। पत्र पत्रिकाओं में सरकार विरोधी संपादकीय लेख लिखे गए। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार ने घबरा कर दमन चक्कर चला दिया। लाला लाजपत राय को देश निकाला देकर मांडले जेल म्यांमार में भेज दिया गया। समाचार पत्रों व जल से जुलूसों पर रोक लगा दी गई। युवकों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें कठोर यातनाएं दी गई।
मगर अंग्रेजी सरकार नवयुवकों को राष्ट्रवादी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से नहीं रोक पाई। इनकी अंग्रेजों के बस का जो कुछ भी था ना, उन्होंने सारा कुछ करा लेकिन वो नहीं रोक पाई। 1909 में संप्रदाय के आधार पर बांटकर भी अंग्रेज आंदोलन को रोक नहीं पाए थे। अब रोल्ट एक्ट का विरोध। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के ये टाइम दे रखा है इसके बीच में, तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के प्रोत्साहन से प्रदेशवासियों ने बहुमूल्य योगदान दिए। हजारों की संख्या में हरियाणा के नौजवान ब्रिटिश सरकार की ओर से समुद्र पार भी लड़ने के लिए गए, क्योंकि भाई अंग्रेज भारत की सेना लेके गए थे ना, तो उसमें हरियाणा के लोग भी थे। धन संग्रह करके सहायता की गई, लेकिन युद्ध के बाद स्वायत्तता का सपना संजोए हुए भारतीय जनता की आंखें तब खुली रह गई जब 1909 में रोल्ट एक्ट लागू किया गया। यानी कि बिना पूछे, रोल्ट एक्ट क्या था, बिना पूछे किसी को भी ऐसे ही जेल में ठूस सकते हैं। तो भाई जनता को लगा ये क्या मजाक कर दिया यार, हमारे देश वाले, हमारे जो भाई बंधु है वो वहाँ पर अंग्रेजों के लिए लड़ने गए और अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। अब हरियाणा की जनता ने इसका खुलकर विरोध किया। विभिन्न शहरों में जनसभाओं का आयोजन करके अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया गया तथा हड़तालें भी की गई थी। गांधी जी की गिरफ्तारी। महात्मा गांधी ने हरियाणा के क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया, जिसमें अंग्रेजी सरकार घबरा गई, क्योंकि दौरा करने का निश्चय कब किया था, जब पूरा वो चल रहा था ना, मतलब आंदोलन चला रखा था, असहयोग आंदोलन, तो उसके दौरान जो है हरियाणा में पकड़ लिया गया था महात्मा गांधी को, तो जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई और 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य प्रमुख नेताओं को भी गिरफ्तार करके दमन चक्कर चलाया गया। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक चल रही सभा पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चला दी गई और सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि देखो ये पूरा बवाल आई थिंक हम पिछले किसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। हुआ क्या था कि एक आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने और उस आंदोलन में गांधी जी को पकड़ लिया पलवल के रेलवे स्टेशन पे। उसको पकड़ने की वजह से पंजाब के 2 नेताओं ने जो है बवाल मचा दिया और उनको फिर अंग्रेजों ने पकड़ लिया कि भाई चुपचाप बैठो तुम जेल में। उसकी वजह से लोगों ने एक मीटिंग रखी थी जलियांवाला बाग में और वहां पे जाके जनरल डायर भेज दिया और बेचारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया। उसमें जो है ना, इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी और 3000 लोग जख्मी हुए थे। अब यहाँ पे पूरा देश इस अनहोनी घटना से हिल गया। हरियाणा में भी स्थान स्थान पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ गई। असहयोग आंदोलन में हरियाणा का योगदान, क्या योगदान था? असहयोग आंदोलन के दौरान 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए हरियाणा में लाला लाजपत राय, लाला दुन्नी चंद, लाला मुरलीधर, गणपत राय आदि महान राष्ट्रीय नेताओं ने विभिन्न शहरों में जनसभाएं आयोजित की। ये देख सकते हो आप, लोगों को आह्वान किया गांधी जी ने, ऐसे थे गांधी जी। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेशों के सैकड़ों लोगों ने उपाधियां त्याग दी। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों में जाना बंद कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। किसानों द्वारा कर देना बंद कर दिया गया। विभिन्न शहरों में शराब की दुकानें, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और खादी पहनने की शपथ ली गई। हरियाणा में असहयोग आंदोलन गाँव-गाँव, शहर में बड़ी सफलता से चल रहा था। इससे सरकार घबरा गई और उसने आंदोलनकारियों की धरपकड़ आरंभ कर दी। हरियाणा से हजारों की संख्या में आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए। झज्जर के पंडित श्री राम शर्मा ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने व्यक्तियों को न केवल एकजुट होने अपितु विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए भी प्रेरित किया। हरियाणा के आंदोलनकारी नेताओं ने आंदोलन के का विरोध करते हुए स्वराज्य दल में शामिल होकर वैधानिक गतिविधियों के अंतर्गत असहयोग आंदोलन जारी रखा था। यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, मस्त होते हैं यार ये फैक्ट, साइड में दे रखे इन्होंने। क्या आप जानते हैं झज्जर के रहने वाले श्री राम शर्मा ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया था। उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष योगदान था और हरियाणा को अलग राज्य बनवाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप इकट्ठे कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके।
और कहाँ सर्च करोगे। चलो देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन का विरोध। एक कमीशन आया था भारत में, आ रहा था मतलब, जिसका विरोध पूरे देश ने किया था। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, 7 ही सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज थे हरियाणा के। उनका जो है ना मकसद ये था कि भाई जो लोगों को परेशानी हो रही है, क्या किल्लत उठानी पड़ रही है, तो उसका जो है बयान उनको वहाँ पे आगे जाके देना था अंग्रेजी सरकार को। तो उनको जो है करना क्या चाहिए था कि भारतीयों को लेना चाहिए था उसमें, मतलब भारतीय भी होते अंग्रेज भी होते, लेकिन नहीं, इन्होंने सारे के सारे अंग्रेजी पपलू भर दिए यहाँ पे। और जिसकी वजह से लोग नाराज हो गए, भाई हम मतलब हमारी जानकारी लेने आ रहे हो तो हमारे बारे में कुछ कौन बताएगा तुमको, है ना। तो उसकी वजह से लोग नाराज थे। 7 सदस्य उसके अंग्रेज थे। हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार, अम्बाड़ा आदि शहरों में प्रभात फेरी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय सहित कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन के विरोध करने के लिए गए। इसी दौरान 1928 के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और इस लाठीचार्ज को याद रखना भाई, हर एक चैप्टर में बता रहे ऑलमोस्ट आपको ये। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उनका निधन हो गया था। सारा देश इस दर्दनाक घटना से आक्रोश में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भाई एक तो नॉर्मल बंदा नहीं था, लाला लाजपत राय थे, नेता थे बड़े। इसके विरोध में मार्च 1929 में रोहतक में प्रांतीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें 30,000 की भीड़ में अंग्रेजों की भरपूर निंदा की गई। कुछ समय के बाद इसी स्थान पर कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन करके अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध भी यहीं पे किया गया था। नौजवान भारत सभा एवं हरियाणा क्रांतिकारी विचारों वाले हरियाणा के नेताओं ने किसान, मजदूर व कारीगर वर्ग को नौजवान भारत सभा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और इस सभा के उद्देश्य निम्नलिखित थे: राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना, सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त करके अनेकता में एकता स्थापित करना, प्राकृतिक आपदा में आर्थिक व सामाजिक सहायता करना, ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रवादी जागरूकता पैदा करना, स्वदेशी शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार करना। इस नौजवान सभा ने हरियाणा में विभिन्न शहरों में शाखाएं स्थापित कर ली। सभा के प्रमुख नेता गोपाल दास, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण दास प्रमुख थे। इस सभा के विभिन्न क्षेत्रों की गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया करते थे कि वहाँ पे ये कांड हो रहा है, वहाँ पे ये कांड हो रहा है, तथा क्रांतिकारी नेताओं की हर तरह से जो है सहायता भी करते थे। इसमें पोस्टर लगाना हो गया, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आदि कार्य प्रमुख थे। लेकिन 1930 में इस संगठन को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया और इसके सदस्यों की धरपकड़ शुरू कर दी, यानी कि उनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूसने लग गए, बाकी तुम इलीगल काम कर रहे हो। अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया और धीरे धीरे यह सभा कमजोर होती चली गई। कौन सी सभा थी? भारत नौजवान सभा कुछ थी, नौजवान भारत सभा। हरियाणा में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, यानी जब मनाया गया था ना 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, तो उस दिन क्या हुआ था देश के अंदर? 1929 में जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तब 26 जनवरी 1930 को हरियाणा सहित पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रदेश के हर नगर, गांव-गांव में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई, राष्ट्रीय विचारधारा को और अधिक विस्तार दिया गया। इस कार्य को पूर्ण रूप से नौजवान भारतीय सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हरियाणा के गांव-गांव में किसान, मजदूर व कारीगर वर्ग ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद की ताकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा पूरी करके 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। इसी के साथ प्रदेश की जनता में पुनः जोश आ गया। सत्याग्रहियों ने आंदोलन को शानदार ढंग से चलाने के लिए अंबाला के सूरजभान की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 1930 को झज्जर के गांव शाहिदीपुर अत्यधिक खारा पानी होने के कारण, वहाँ पे खारा पानी होता है तो उसके कारण वहाँ पे नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत करी हरियाणा वाले लोगों ने भी। भिवानी में गणपत राय, रेवाड़ी में खड़ग बहादुर व भगवान दास, हिसार के में नेकी राम, अंबाला में विद्यावती तथा करनाल में गोपी चंद आदि ने हजारों की संख्या में जन आंदोलन को इसको आगे बढ़ाया। महिलाओं द्वारा शराब व विदेशी सामान बेचने वालों की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों द्वारा कर मत दो ये अभियान चलाया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले, नारे लगाए। यहाँ तक कि स्त्रियों और लड़कियों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरियाणा में आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा, जिससे ब्रिटिश सरकार
सख्ते में आ गई और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। सख्ते का मतलब है सख्त हो गई वहाँ पे। उस दौरान भी हरियाणा में आंदोलन की लहर कम नहीं हुई, लेकिन मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन को ही स्थगित कर दिया गया। अब ये लोग भी क्या ही करें। प्रदेश के नेताओं ने 1938 में कांग्रेस के अंतर्गत मदीना यानी रोहतक में जगह हुई गई, वहाँ पे जो है प्रांतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आंदोलन की लहर को फिर से उठाने का प्रयास किया। कुछ ही दिनों के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने हरियाणा का दौरा किया तो यहाँ की जनता में एक नया ही जोश पैदा हो गया, क्योंकि भाई ये तो नेताजी थे, बटालियन बना रहे थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने और जोर पकड़ लिया। राष्ट्रीय नेता फिर से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हो गए थे। अब यहाँ पे 5वीं कक्षा का एक छात्र है जो कि आपको 9th में आपको सिखा के जाएगा कुछ। चलो जानते हैं। शाहबाद के डीएवी स्कूल के छात्रों ने लंबा चौड़ा जुलूस निकाला। जुलूस के आगे आगे 13 वर्ष का 5वीं कक्षा का छात्र राजेंद्र सिंह तिरंगा झंडा लेकर चल रहा था। वह शाहबाद के पुलिस अधिकारी विचित्र सिंह का बेटा था। बाप ने आगे बढ़कर झंडा छीन लिया, लेकिन वह उसका मुंह बंद नहीं कर पाया। सभी छात्र मिलकर जोर जोर से नारे लगाने लगे, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, जालिम सरकार मुर्दाबाद, जालिम पुलिस मुर्दाबाद, महात्मा गांधी की जय हो। अब बाद में क्या हुआ होगा, या तो बेटे की घर पे जाके कुटाई करी होगी बाप ने, या भाई पता नहीं क्या ही हुआ होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे ये हो गया था टॉपिक पूरा भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो हम टोटली जो है ना आपको इस चैप्टर में बताता हूँ, सेम टू सेम बात है भाई। पिछले चैप्टर में आप वो बात पढ़ के आ चुके हो। हाँ, जो क्रांतियाँ बताई थी एक एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि भाई इस जिले में ये क्रांति हुई, जैसे झांसी की क्रांति हुई अलग से, कहीं और क्रांति हुई, तो ऐसे ही जो है अलग अलग जगहों की क्रांति थी। अम्बाड़ा की क्रांति हो गई और एक कादौर जो मेन से थे, तो वो क्रांति तो है काम की, ठीक है, क्योंकि उनकी वो पहले डिस्क्राइब नहीं कर रखे। बट ये जो क्रांतियाँ हैं ये ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है भाई। इनमें पहले ही हमको बता दिया पहले वाले चैप्टर में, वो सेम चीज़ बता रहे हैं, सेम टू सेम। जो पूरे देश में हो रहा था वही यहाँ पे भी हो रहा था। तो आप या तो वही वाला कर लेना, सेम टू सेम ही रहेगा, ज़्यादा फर्क है नहीं यहाँ पे। तो अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा का योगदान। कहने को हरियाणा, बस यहाँ पे सेम ही हाल थे जो पूरे देश के हाल थे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी, जिसमें अधिक संख्या में वृद्ध, बच्चे, जवान, स्त्रियां सभी हड़ताल में शामिल हो गए। प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशन, डाकघर, तार घर आदि नष्ट कर दिए गए। सरकार के प्रत्येक कार्य में बाधा पहुंचाई गई। प्रदेश के कई शहरों जैसे कि हिसार, रोहतक, अम्बाड़ा, करनाल आदि में सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। कुछ लोगों ने धन संग्रह करके आंदोलनकारियों को बम, हथियार भी उपलब्ध करवा दिए। सरकार ने आंदोलनकारियों को दबाने के लिए पुलिस व सेना की सहायता ली। कई शहरों में भीड़ पर गोलियां भी चलाई गई। प्रदर्शनकारियों को पकड़कर यातनाएं दी गई। प्रदेश के प्रमुख नेताओं को जेल में बंद किया गया। रेवाड़ी के सत्यनारायण वशिष्ठ 1944 में मात्र 32 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार की यातना से शहीद हो गए। प्रेस एवं रेडियो पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। हरियाणा वासियों ने बिना शस्त्रों, मतलब हथियार तो थे ही नहीं यार, वो लोकल ही हथियार थे, बिंडे विंडे लेके घूमते थे बस, बिना शस्त्रों के अंग्रेजी सरकार का सामना किया। भारत के तिरंगे झंडे को फहराने की चाह में सैकड़ों लोगों ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। सरकार द्वारा सारे मानवीय तरीकों को एक तरफ रखकर आंदोलन को दबाने में पाशिविक दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया। फिर भी हरियाणा की जनता ने भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपने प्रेम और विदेशी राज के प्रति अपनी घृणा का जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा सहित पूरे भारत में अब अंग्रेजों को अपने साम्राज्य को बनाए रखना असंभव लगने लगा। क्रांतिकारी शक्तियों का दमन करना अब आसान काम नहीं रहा। इसीलिए ब्रिटिश सरकार चाहकर भी स्वतंत्रता की वेला को रोक नहीं सकी। परिणाम स्वरूप देश को आज़ाद करना ही पड़ा। हरियाणा की आज़ाद हिंद फौज में भूमिका, ये याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा की क्या भूमिका थी। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरियाणा के हिसार जिले के सातरोड़ गांव के अकाल सहायता केंद्र का दौरा किया। यहाँ पे कोई केंद्र है, अकाल सहायता केंद्र, अकाल पड़ता है ना, सूखा वगैरह पड़ जाता है, तो वहाँ पे वो सहायता केंद्र बना रखा होगा, वहाँ पे दौरा किया था। किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस ने करा था। और सभी देशवासियों से हरियाणा के अकाल पीड़ितों की सहायता की अपील की। नेताजी ने हरियाणा के अन्य क्षेत्रों की भी यात्रा की। उनके दौरे से हरियाणा के लोगों के मन में जोश और उत्साह का संचार हुआ। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके भारत की स्वतंत्रता के लिए सिंगापुर में सेना का गठन किया गया। हरियाणा से लगभग 398 अधिकारी और 2317 सैनिक आज़ाद हिंद फौज में भारत की स्वतंत्रता के लिए शामिल हुए थे। प्रदेश के इन
क्या है ये, सेनानियों ने उत्तर पूर्वी भारत के जंगलों, बर्मा, म्यांमार में असहनीय कष्ट झेलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्वदेशी झंडा फहराया गया और अंततः जो है हरियाणा के वीरों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अपनी कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे अधिक जवान हरियाणा से ही शामिल थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्षरत थे। कई वीर देश प्रेमी शहीद भी हो गए थे। अब यहाँ पे जो है ना, वैसे भी आपको पता होगा कि भाई हरियाणा से जो आज के टाइम पे एट करंट भी जो है भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, वहाँ पर हरियाणा से बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो पंजाब से या हरियाणा से, ये फेमस एरिया है यहाँ पे फौज में जाने वाला, मतलब पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर फोर्स है उनमें। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा की महिलाओं की भूमिका। अभी तक हम जान रहे थे नेताओं की और जो है हमारे लोगों ने क्या करा, लेकिन महिलाओं ने क्या योगदान दिया, क्या महिलाओं ने देश के लिए कुछ करा भी कि नहीं करा, चलो जानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हरियाणा की महिलाओं ने भी अग्रिम पंक्ति में रहकर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। हरियाणा की महिला नेत्रियों में अरुणा आसफ अली व सुचेता कृपलानी का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1908 को हरियाणा के कालका में हुआ था। वे एक सशक्त देशभक्त महिला थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाओं का उन्होंने नेतृत्व किया। तो ये भी एक सम्मान की बात है ना। वह गवालिया टैंक मैदान मुंबई में पहली महिला रही जिसने ध्वज फहराया था, राष्ट्र ध्वज फहराया। वे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। 1994 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका नाम हरियाणा व पूरे भारतवर्ष में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अब दूसरी थी सुचेता कृपलानी। इनका जन्म जो है 25 जून 1908 को अम्बाड़ा में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा। महिला आंदोलनों का नेतृत्व करना, उन्हें लाठी चलाना और प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा देना महत्वपूर्ण कार्य था। इसके साथ साथ उन्होंने सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज़ादी के बाद ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी के अतिरिक्त रोहतक की कस्तूरीबाई, अंबाला की भागदेवी तथा विद्यावती, हिसार की चित्रा देवी, भिवानी की मोहिनी देवी, गुरुग्राम की कमला देवी और सोनीपत की लीलावती ने भी जो है विभिन्न राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लिया और इन्होंने इनमें से कुछ तो जेल भी गई थी। तो आप सोच सकते हो इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया जितना इनसे हो पाया। हरियाणा की देशी रियासतों में जन आंदोलन। देशी रियासतें समझते हो ना, छोटे छोटे छुटर पुटर राज्य से बने हुए थे ये, तो अपनी ही रियासतें बना रखी थी लोगों ने। तो उनमें क्या ऐसे आंदोलन हुआ। हरियाणा में उस समय कई देशी रियासतें थी जैसे कि दुजाना, पटौदी, लोहारू, जींद, कैथल, ये रियासतों के नाम थे। इन रियासतों के शासक निरंकुश शासक थे। वे जनता के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते थे। इनके द्वारा लगाए गए कर अनुचित होते थे। कृषकों, मजदूरों से बेगार कार्रवाई करवाई जाती थी। रियासतों की जनता इन शासकों से भी तंग थी भाई। जब हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में जन जागृति आई तो इनका प्रभाव रियासतों की जनता पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप यहाँ की राष्ट्रवादी लोगों ने प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया। 1927 में रियासतों में आंदोलन को सही दिशा चलाने के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। ये याद रखना, ये छोटा सा, ये बस कब गठन किया गया था, 1927 में था, बस इतना याद रखना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल है, पीपुल लिख रखा है इन्होंने, पीपुल्स, पीपल है, ठीक है। इसमें पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित हरिराम व रामजीलाल आदि प्रमुख व्यक्ति थे। 1946 में प्रजामंडल ने हरियाणा की सभी रियासतों में आक्रामक आंदोलन चलाया जिसके अंतर्गत किसानों ने कर देने से मना कर दिया। शेष वर्गों ने शासन के से असहयोग किया और जनसमूह ने विरोध प्रदर्शन किया। आर्य समाज तथा सनातन धर्म के कार्यकर्ताओं ने रियासतों में विरोधी भावना को और अधिक उग्र किया। इस प्रकार विरोध को देखते हुए रियासतों के शासक धीरे धीरे सुधार करने लगे और इन रियासतों में लोकतंत्रीय शासन की स्थापना हो गई। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम हरियाणा के एक ऐसे नेता थे जिसने अपना जीवन दरिद्र किसानों की सेवा में, आज भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, जाना जाता है, हरियाणा में बोला भी जाता है, सुनने को मिलता है। तो ये जो है इन्होंने दरिद्र किसानों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने पंजाब के नेता फजले हुसैन से मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का उद्देश्य किसानों और पिछड़े हुए गरीबों लोगों का उद्धार करना था। जहां तक स्वतंत्रता की बात है, वह भी कांग्रेस की तरह ही डोमिनियन स्टेटस की ही मांग करते थे। कांग्रेस का विस्तार अभी तक गांव तक नहीं हुआ था। चौधरी छोटूराम और
यूनियनिस्ट पार्टी ने दरिद्र किसानों और पिछड़े हुए लोगों के हितों में आवाज उठाई थी। 1923 के बाद हुए केंद्रीय विधान परिषद और पंजाब विधान परिषद के लगभग सभी चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई। चौधरी छोटू राम ने पंजाब सरकार में मंत्री रहते हुए किसानों के हितों के लिए कई कानून पास करवाए और किसानों को साहूकारों एवं महाजनों के चंगुल से मुक्त करवाने का प्रयास किया। ये इनका फोटो है, ये देख सकते हो आप। तो कहाँ पहुंच गए थे हम? कानून पास करवाए और किसानों को साहूकारों और महाजनों के चंगुल से मुक्त करवाने का प्रयास किया। उनके द्वारा पास करवाए गए कानून सुनहरी कानूनों के नाम से जाने जाते हैं। गोल्डन रूल्स ही कहते हैं ना कानूनों को, गोल्डन लॉज के नाम से जानते हैं। मतलब ये इंग्लिश है फिर हिंदी में बदल देते हैं। सुनहरी कानून कहते हैं, गोल्डन वाले सुनहरे कानून। तो उन्होंने जाट गजट नामक अखबार का प्रकाशन एवं संपादन भी किया तथा ठग बाजार की सैर, बेचारा किसान शीर्षक के तहत 17 लेखों की एक श्रृंखला भी लिखी। उन्होंने किसानों में व्याप्तहीन भावना को मिटाकर आत्मविश्वास उत्पन्न किया। जनसाधारण ने उन्हें रहबर ए आजम, दीन बंधु एवं किसानों का मसीहा नाम भी दिया था। किसको? इसीलिए ये नाम याद रखना, दीन बंधु, रहमान ए आजम, किसानों का मसीहा। हरियाणा में किसको कहा गया? तो वो थे चौधरी छोटू राम। ठीक है, तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा, चौधरी छोटू राम को लेकर क्वेश्चन बनेगा एक अच्छा सा, तो वो मैं करवा दूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में। हरियाणा एक पूर्ण राज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हरियाणा पंजाब राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। इसके आर्थिक व सामाजिक हितों की निरंतर उपेक्षा की जा रही थी, जिससे यहाँ के लोगों को अनुभव होने लगा कि पंजाब में रहकर उनका राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसके परिणाम स्वरूप अलग प्रांत के निर्माण के लिए आंदोलन छिड़ गया। 1949 में सच्चर समिति और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस क्षेत्र के हितों की उपेक्षा की, जिसके कारण यहाँ विरोध प्रदर्शन होने लगे। अलग प्रांत की मांग को और अधिक प्रबल बनाने के लिए आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ आदि संगठनों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किए। पंडित श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास कमेटी द्वारा हरियाणा को अलग प्रांत की मांग को पुरजोर तरीके से रखा गया। पंजाब सरकार ने बहुत लोगों को जेलों में बंद कर दिया। भाई चुपचाप, मतलब पहले विभाजन हो चुका है देश का, अब तुम और टांग अड़ा रहे हो बेफालतू में, तो परेशान मत करो, इसीलिए लोगों को पकड़ के जेलों में ढूंस दिया। लेकिन विरोध बढ़ता देखकर एक अलग प्रांत की मांग को स्वीकार कर लिया ही गया। फाइनली हरियाणा बन गया। एक विधेयक के अनुसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का एक पुनर्राज्य के रूप में उदय हुआ। यानी कि हरियाणा का जो हरियाणा राज्य कब बना था? वो 1 नवंबर 1966 को बना था। डेट याद रखनी पड़ेगी, बहुत काम की डेट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर से। ठीक है, 1 मार्क्स में आ जाए, या MCQ या फिल इन द ब्लैंक कुछ भी दे सकते हैं। 1 नवंबर 1966 पूरी याद रखना। ठीक है, तो उदय हुआ, जिसमें हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, जींद, महेंद्रगढ़ का क्षेत्र शामिल किया गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हरियाणा केवल एक कृषि प्रधान प्रदेश ही नहीं है, बल्कि वीरों की भूमि भी है। न केवल 1857 की क्रांति में, बल्कि उसके बाद भारत की आज़ादी के समय तक हरियाणा के लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे जो है कुछ डेट्स लिख रखी हैं जो कि आपको याद करनी है, जो कि मैं हर एक चैप्टर में बताता हूँ। यहाँ पे बता रखा है सूर्य अर्जुन गांव की संधि कब हुई, अंबाला में क्रांति का आरंभ। ये देखो, इनमें से कुछ डेट तो इंपॉर्टेंट रहती है, ये वाली दूसरे वाली जरूर करनी है। राजा नाहर सिंह को फांसी, राव तुलाराम की मृत्यु, पलवल स्टेशन से गांधी की गिरफ्तारी, ये तो याद करने लगी ये वाली। ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन, लाला लाजपत राय की मृत्यु, सच्चर समिति का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण, हरियाणा की अलग राज्य के रूप में स्थापना। तो ये 3 तो जरूर से कर लेना, 3 डेट तो जरूर से याद कर लेना इस चैप्टर से, बाकियों को भी पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि पढ़ना मत, हर एक चैप्टर में 10-10 है यार, 9 चैप्टर है, 90 डेट याद करनी है, बस थोड़ी सी है। ठीक है, तो वो याद कर लेना, सारी काम की नहीं होती। MCQ वगैरह मैं मेन डेट डाल भी देता हूँ अलग से वैसे तो आपके लिए। चलो, यहाँ पे याद रखने योग्य तथ्य भी हमको दे रखे हैं, जैसे कि हरियाणा के मुख्य केंद्र थे ये झज्जर, फरुक्कानगर, झारसा, परगना, हांसी, बल्लभगढ़, दुराजना, रानिया, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी। और यहाँ के क्रांतिकारी थे झज्जर से। ये आसान है भाई, ये मस्त चीज़ बना दी इन्होंने, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, कि मतलब हांसी का जो है क्रांतिकारी, मुख्य क्रांतिकारी कौन था? लाला हुकमचंद जैन। वैसे ही जो है यहाँ पे से पूछ सकते हैं, रेवाड़ी का कौन था? राव तुलाराम था भाई, ऐसे पूछ सकते हैं। 2-3 ही है मेन से तो, जिनको आपको याद रखने हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा ना तो उनमें डाल दूंगा इनको। ठीक है, आपके लिए सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ पे 1857 की क्रांति में हरियाणा के शहीदी स्मारक भी यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये देख सकते हो नसीबपुर, ये भांड रखा है भाई पूरा तरीके से, क्या बना दिया यार इसको। नारनौल के अंदर है शहीदी स्मारक, हांसी के अंदर ये बना हुआ है यहाँ पे।
और उसके अलावा यहाँ पे क्रांति के समय राव तुलाराम द्वारा दिल्ली के बादशाह बहादुर जफर को दिल्ली में भारतीय सेनाओं की सहायता पहुंचाने हेतु भेजा गया पत्र। यहाँ पे एक पत्र लिख रखा है, पढ़ के देखिएगा, मजा आता है। वैसे तो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है भाई, ये पढ़ना वढ़ना काम का हो तो वैसे एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला, लेकिन पढ़ो मजा आता है ये पढ़ने में पुरानी चीज़ों को। हजरत जहाँपना बादशाह सलामत सिकंदर महान से वैभव प्राप्त करने वाले अपने समय के नौशेरवां तथा शान और शौकत की प्रतिभा। मैं बादशाह के खास सुख का दिनांक, ये जो भी डेट थी, जरीहा 21 जुलूस जिसमें मेरे सम्मान को बढ़ाया है, अत्यंत आभारी हूँ। आपने 12,000 बोरियां तथा 7,000 क्या ये सहानी टाट मोर्चाबंदी के लिए मंगाई है। बादशाह सलामत का स्वामी भक्त नौकर होने के नाते उक्त आज्ञा का पालन के लिए मैंने भरसक प्रयत्न किए हैं, किंतु मैं 2,000 बोरियां ही प्राप्त करने में सफल हो पाया हूं और उन्हें बादशाह सलामत की सेवा में भेज रहा हूं। शेष को प्राप्त करते ही भेज दूंगा। मैंने अपने ऊँटों पर लादकर यह बोरियां पहुंचाने का प्रबंध किया है। उन्हें सही सलामत वापस लौटाने की कृपा करें। असीम आदर के साथ भगवान करे कि शाही शक्ति और ऐश्वर्य का सूर्य सदा के लिए चमकता रहे। पुराना स्वामी भक्त सेवक राव तुलाराम बहादुर। भाई क्या स्टाइल है, लिखने का भी मस्ती है। और ये क्या है, ये साइड में क्या उर्दू में भी लिख के भेजा था क्या साथ में, ताकि हिंदी वाला समझना है तो। अच्छा ये लिखा होगा, आई थिंक ओरिजिनली ये लिखा होगा, उसको इधर इस लैंग्वेज में फिर ट्रांसलेट मारा होगा, आई थिंक ये हो सकता है। चलो जो भी था, तो ये थे आपके। बाकी जो है यहाँ पे कुछ छुटकू मुटकू से पर्सन है थोड़े से, भाई थोड़े नहीं है तो बहुत ज़्यादा लग रहे मेरे को, डर गया मैं तो इन पर्सनों को देख के। चलो कोई ना, फिर भी मैं करा दूँ। अरे यही है नीचे वाले, ये 6 पर्सन है, ठीक है। तो कोई ना, इनको मैं अलग से वीडियो में करा दूंगा। चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा थोड़ा सा, है ना। तो बाकी इस चैप्टर में से मेरे को नहीं लगा भाई कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मेरे एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से। इससे पहले वाला जो चैप्टर उसमें से आएंगे बड़े क्वेश्चन, ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना आप। बाकी इस वाले चैप्टर का जो स्टार्टिंग के टॉपिक थे ना, वो कर लेना अच्छे से, वो उन्हीं में से पूछे जाएंगे। बाकी अभ्यास वालों में से ही मिल जाते हैं ज़्यादातर तो भाई, कि मतलब अभ्यास वालों में से उठा के देते हैं इस चैप्टर में, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए, बिल्कुल टाइम से भाई, छूटने ना पाए आप वीडियो। उसके अलावा जो है वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन वगैरह देखना है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।